नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। वो- वर्तमान में हम यूपीएससी मेंस एग्जाम 2023 का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ, उस पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हमने सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का पार्ट 1 देखा, जिसमें 5 प्रश्न शुरुआत के हमने देखे और उनका एक विस्तृत तरीके से उन्हें समझा और एक मॉडल आंसर लिखने की कोशिश की। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो होगा वह पार्ट 2 के रूप में होगा और अगला 5 प्रश्न यानी कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चन नंबर तक हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे और एक अच्छे मॉडल आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे तथा एक लेआउट बनाएंगे किस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को टैकल कर सकते हैं या उसे लिख सकते हैं, और प्रश्नों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये हमारे प्रश्न रहे, इन प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में देखा और ये पहला प्रश्न जिसको हमने अच्छे से समझा। यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा हो है तो जाकर प्लेलिस्ट में रहेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, वहां से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों को हमने देखा था। आज हमारा जो प्रश्न होगा वह छठा प्रश्न होगा। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, फ्योर्ड कैसे बनते हैं? जो हमारा छठा प्रश्न है वह है, फ्योर्ड कैसे बनते हैं? और फ्योर्ड कैसे बनते हैं? ये दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं? तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। फ्योर्ड जो होती है यह मुख्य रूप से एक स्थलाकृति होती है। यह फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का प्रश्न है। तो यह ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। यह थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसे अगर हम अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं क्लास 11 और 12 की, तो इस प्रश्न को हम अवश्य ही कर ले जाते। तो ये जो फियर्ड है यह एक स्थलाकृति है, यानी कि यह एक भू आकृति है जिसका निर्माण कई प्रकार की घटनाओं के सम्मिलन से होता है, जिसे अभी हम देखेंगे। तो इस प्रश्न की शुरुआत सबसे पहले हम यहीं से करते हैं कि फ्योर्ड क्या है। परिचय के रूप में फ्योर्ड की डिफिनीशन, फ्योर्ड कैसे बनता है, इसको हम समझेंगे और एक जो है वह डायग्राम भी इसमें डालना आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यह ज्योग्राफी का प्रश्न है और ज्योग्राफी में डायग्राम निश्चित रूप से होने चाहिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि यह जो है वह शीत कटिबंध क्षेत्रों में, यह जो है वह शीत कटिबंध शीत कटिबंधी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक स्थलाकृति है, लैंडफॉर्म है, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसका जिसका निर्माण हिमोड़ के निक्षेपण के माध्यम से के माध्यम के माध्यम से होता है। यानी कि ये जो फ्योर्ड होता है यह शीत कटिबंधी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमोड़ के निक्षेप से होता है। हिमोड़ यानी कि एक हिमनद होते हैं, इनका प्रवाह होता है और ये अपने साथ कुछ जो
कंकड़ पत्थर बालू ले, जैसे एक ये हिमोड़ हो गया, इस क्षेत्र में अगर एक हिमनदी बह रही है, हिमनद जिसे हम जानते हैं, ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लाएगी। जब ये इस प्रकार से घूमेगी किसी दिशा में, तो जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाएगी वो इस क्षेत्र में यह छोड़ेगी इस प्रकार से। जब इस क्षेत्र में यह छोड़ देगी, ये इसका तटबंध हो गया, और हिमोड़ जो होंगे वह इस क्षेत्र में आएंगे, तो यही जो होता है वही फ्योर्ड की संरचना ले लेता है। इसकी संरचना भी बहुत ही जटिल होती है, परंतु शुरुआती टर्म में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो जो हिमोड़ होता है यह शीत कटिबंधीय एक स्थलाकृति है, जिसका निर्माण हिमोड़ के निक्षेप के माध्यम से होता है। तो एक सामान्य सा परिचय जो कि हम डिफिनीशन से शुरू कर सकते हैं, उसको देने के बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यह स्थलाकृति, लिख सकते हैं कि यह स्थलाकृति है, यह प्रायः, इसे आप शब्दों में पैराग्राफ में लिखिए कि यह प्रायः समुद्र समुद्र तटों समुद्र तटों के किनारे समुद्र तटों के किनारे पाई जाती है। यानी कि जो यह फ्योर्ड की स्थलाकृति होती है, यह मुख्यतः समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में पाई जाती है, क्योंकि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं उनके आसपास ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, और हिमनद हमेशा पर्वत की चोटियों पर ही बहते हैं। तो जब अपने साथ नीचे उतरते हैं तो कुछ कंकड़ पत्थर लाते हैं और तटीय क्षेत्रों में जमा करते हैं इस रूप में, और इस रूप में जब जमा होता है तो यही आगे चल के फ्योर्ड की संरचना ले लेता है। तो यह जो होते हैं यह समुद्र के किनारे होते हैं। इस स्थलाकृति में तट की ओर जो यह स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति में इसकी विशेषता में हम देख सकते हैं कि यह स्थलाकृति जो है वह तट की ओर, यह तट की ओर गहरी, उसके बाद फिर से उथली। जब तट से समुद्र की ओर हम बढ़ेंगे तो उथली, और उसके बाद पुनः गहरी, इस प्रकार का क्रम देखने को मिलता है फ्योर्ड में हमें। कैसा क्रम कि तट की ओर यह गहरा होता है, नीला सागर होता है, उसके कुछ दूर बाद सागर की ओर जाने पर एक उथला हुआ क्षेत्र हमें दिखेगा, मतलब वहां पे जल की गहराई जो होगी वह तट की जो किनारे वाला हिस्सा होगा उससे कम होगी, और उसके बाद पुनः एक तीव्र जो है वह ढाल के रूप में हमें गहराई देखने को मिलती है। इसे हम एक डायग्राम, इतना लिखने के बाद एक डायग्राम के रूप में भी हम इसे प्रस्तुत कर देंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ सके एग्जामिनर्स को, और हमें नंबर जो है हमारे बढ़ सके। तो जैसे ये मान लीजिए एक तटरेखा है, ये तटरेखा हो गई। तटरेखा के जो किनारे वाला इधर इधर हम मान लेते हैं ये सागर हो गया, ये सागरी हिस्सा हो गया। अब जब हिमनद आएंगे तो अपने साथ ये जो कंकड़ पत्थर लाएंगे तो वे इस एरिया में इस प्रकार से ऐसे जमा करेंगे, इस प्रकार से जमा करेंगे, और इस जब यह स्थलाकृति ऐसे बन जाएगी तो ये जो अंदर का सागरी हिस्सा है यह अत्यधिक गहरा होगा, और ये भी हिस्सा जो इधर ओपन सी है इधर भी गहरा होगा। बीच में जो ये यहाँ पे निक्षेपित किया गया है इसके कारण यह उथला हुआ होगा, और इसी के कारण जो यही स्थलाकृति है यही फ्योर्ड कही जाती है। यही जो स्थलाकृति है यह फ्योर्ड कही जाती है। तो इतना लिखने के बाद अब हम आते हैं कि यह जो है फ्योर्ड जो है यह दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्र का निर्माण क्यों करते हैं। सुरम्य क्षेत्र का होता है कि दर्शनीय, यानी कि अच्छे क्षेत्रों का, जो कि पर्यटन आदि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम सुरम्य कहते हैं। पिक्चूरियस इसकी इंग्लिश होती है। तो अब देखते हैं कि अब हेडिंग हम दे सकते हैं कि सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों, सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण
क्यों। अब इसके पास हम कुछ बुलेट पॉइंट में इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये ऊंचे ये ऊंचे पर्वतीय ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से घिरे होते हैं, जो कि अत्यधिक दर्शनीय होते हैं, यानी कि ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से घिरे होते हैं। इसके अतिरिक्त इसका इसका तटीय जल अत्यधिक अत्यधिक गहरा नीला होता है। जो गहरा वाला पार्ट होता है तट की ओर, उसका भाग अत्यधिक गहरा नीला होता है। इसके अतिरिक्त एक बिंदु ऊपर की ओर हम लिख लेते हैं। ये कभी कभी ये कभी कभी लैगून लैगून का निर्माण ये कभी कभी लैगून का निर्माण भी करते हैं, जो फ्योर्ड होते हैं। तो इस प्रकार कुछ बुलेट पॉइंट हम लिख देंगे। इसके बाद कुछ यह हमारा जो प्रश्न है, इसको अधिकतम रूप में हमने इसकी मार्क जो है उसको पूरा करने की कोशिश की। अब यहाँ पर 2 लाइन में हम एक छोटा सा निष्कर्ष भी ड्रा कर सकते हैं। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से यह शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें कुछ स्थानों के नाम भी लिख देंगे, जैसे कि उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का अलास्का क्षेत्र, और कुछ कनाडा का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त ग्रीनलैंड का एरिया इत्यादि जो क्षेत्र हैं, यह फ्योर्ड की दृष्टि से, ग्रीनलैंड यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा होगा तो इधर लिख देते हैं ग्रीनलैंड। तो इत्यादि जो क्षेत्र हैं वह फ्योर्ड की दृष्टि से अत्यधिक जो है वह सुलभ है। इन क्षेत्रों में फ्योर्ड काफी मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया क्यों कहलाता है। इस दिशा परक मौसम प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया गया है। यह ज्योग्राफी का प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, यह भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया क्यों कहलाता है। इस दिशा परक मौसम पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया, यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह इस क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र, ये जो भोजपुर रीजन है, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। तो इस क्षेत्र को, इस प्रश्न को हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम जो परिचय हमारा होगा, इसमें जो हमारा परिचय होगा वह जो भोजपुर क्षेत्र है, इसके लोकेशन को लेकर हम शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हम इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं कि भोजपुर क्षेत्र पश्चिमी बिहार, भोजपुर क्षेत्र पश्चिमी बिहार का एक जिला है, और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश और जो बिहार का रीजन है, ये भूटान, फिर उसके बाद ये वाला जो इधर उत्तर प्रदेश और हमारा इधर बिहार। तो ये जो पश्चिमी बिहार क्षेत्र है, यही क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, यही भोजपुर क्षेत्र कहलाता है। तो यह पूछ रहा है कि इसको लिखने के बाद अब यह पूछ रहा है कि जो भोजपुर क्षेत्र है, इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून
पुरवैया क्यों कहलाता है। तो भोजपुर लिखने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि जो भोजपुर रीजन है, इसकी लोकेशन समझने के बाद अब हम यह अच्छे से समझा सकते हैं कि भोजपुर क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पुरवैया क्यों कहलाता है। तो अब हम यहाँ हेडिंग यही दे सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया क्यों कहलाता है। तो सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना आवश्यक होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वह हम पहले मैप में देख लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हिंद महासागर हो गया और ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं होती है वह महासागर से इधर भारत की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर आने पर जो हवाएं होती है मानसूनी, ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक अरब सागर की शाखा ये वाली, और एक बंगाल खाड़ी की शाखा इधर वाली। इस प्रकार से आप डायग्राम दक्षिणी पश्चिमी मानसून को बताते हुए समझाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया है तो इसको कम से कम 20-25 वर्ड में समझाना अत्यधिक आवश्यक है। तो और यह जो डायग्राम हम बना रहे हैं यह भी बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि भोजपुर क्षेत्र में यह पुरवैया क्यों कहा जाता है। तो जो ये बंगाल खाड़ी की शाखा है, बंगाल खाड़ी की शाखा, यह जो है वह इस क्षेत्र में पहुंचती है पूर्वोत्तर भारत में। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से टकराकर यह इसकी दिशा जो होती है वह पश्चिम की ओर हो जाती है। और हमने क्या देखा था कि जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है वह कहाँ पे है, यहाँ पे ये जो रीजन है वह क्या है, भोजपुर। यह क्या है, भोजपुर। तो अब भोजपुर में पुरवैया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मानसूनी हवा है वह किस दिशा से आ रही है, वह किस दिशा से आ रही है, पूर्व की ओर से। किस दिशा से, इधर से पूर्व की ओर से। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पे आकर पूर्व के, तो जो भोजपुर में अब पहुंच रहा है तो इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, पुरवैया। पूर्व दिशा की ओर से आने के कारण पुरवैया बोला जा रहा है। तो अब जो प्रश्न का पहला खंड था उसको हमने अपने आंसर में डायग्राम के माध्यम से समझा दिया कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पुरवैया क्यों कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो क्वेश्चन है यह दो पार्टों में है। तो अब पहला पार्ट जो होगा वो उसे हमें लगभग 75 से 80 वर्ड में कंप्लीट करना होगा, और अब दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी हमें 75 या 80 वर्ड में कंप्लीट करना होगा। तो अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है, इस दिशा परक मौसम पवन प्रणाली। दिशा परक मौसम पवन प्रणाली, यह क्या शब्द बता रहा है कि जो ये मौसम है, ये जो पवन है यह किस प्रकार से आ रही, पहले जो बंगाल की खाड़ी शाखा इधर से गई, फिर पूर्वोत्तर भारत में आकर यह इधर घूम गई पूर्व की ओर। तो इसीलिए यह दिशा परक है। दिशा परक पवन प्रणाली इस क्षेत्र यानी भोजपुर क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित कर रही है, सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे। तो हम हेडिंग डालेंगे, यह मानसून सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। और उसके बाद हम एक कुछ बुलेट पॉइंट में लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पॉइंट डालेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे, ये मानसून क्षेत्र के लिए ये मतलब ये जो दिशा पवन, ये जो दिशा परक मौसम पवन प्रणाली है ये मानसून मानसून या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये मानसून इस इस क्षेत्र इस क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र के लिए लाइफ इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन होती है। इस क्षेत्र के लिए क्या होती है, लाइफ लाइन होती है। और जिससे इस क्षेत्र में चावल गन्ना जिससे जिससे इस क्षेत्र में
चावल, गन्ना और जूट उगाया उगाया जाता है। तो यह जो क्षेत्र है इसके लिए लाइफ लाइन होती है, जिससे इस क्षेत्र में चावल, गन्ना और जूट उगाया जाता है। और यह जो फसलें उगाई जाती है इस क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं, जिस कारण जब अच्छा मानसून इस क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे वह त्योहार की तरह मनाते हैं, और त्योहार की तरह मनाने के कारण इस क्षेत्र की एक सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। और यहाँ पर हम यह लिख देंगे कि जिस कारण इस क्षेत्र के किसान जो हैं वह इसे एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, और त्योहार के रूप में मनाने के कारण यह इस क्षेत्र की एक सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले इस समय में कुछ महत्वपूर्ण जो त्योहार हैं उनको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ताकि हमारा जो आंसर हो वो और अच्छा दिखने लगे। तो अब हम क्या लिख देंगे, जैसे कि जैसे मधुश्रावणी, मधुश्रावणी ये मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र मिथिलांचल मिथिलांचल क्षेत्र में जो मधुश्रावणी है मिथिलांचल क्षेत्र में अगस्त के महीने में, अगस्त जो कि हिंदी महीने से कौन सा महीना होता है, सावन का। तो अगस्त महीने में इसी क्षेत्र में मधुश्रावणी नामक त्योहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त डांस भी कुछ होते हैं। डांस के कुछ हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं कजरी। कजरी एक प्रकार की लोकगीत है। इसके अलावा यह गाते हुए महिलाएं जो है वह नृत्य भी करती हैं, और यह कुछ जो है वह फोल्क फोल्क डांस भी होते हैं इस क्षेत्र में, जो कि इसी मौसम से, इसी मानसून जो है इसके अच्छे निष्पादन के कारण इस निश्चित मौसम में यह त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त खान पान को भी यह काफी रूप में प्रभावित कर रहा है। इस मौसम में जो इस क्षेत्र के लोग होते हैं वह डीप फ्राई स्नैक्स यानी कि पकौड़े जैसे कुछ डिश जो होते हैं, पकौड़े जैसे जो कुछ डिश होते हैं उसे खाते हैं, जो कि इस क्षेत्र की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। तो इस प्रकार कुछ उदाहरणों के साथ हमने इस प्रश्न को जो है वह मजबूती प्रदान कर दी। और अब इस प्रश्न का एक छोटा सा हम निष्कर्ष भी लास्ट में लिख देंगे। निष्कर्ष में भी हम यह लिखेंगे कि जिस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से यह इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रभावित कर रहा है, और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो 7वां हमारा प्रश्न है इसे हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, विवाह विवाह एक संस्कार, यह महत्वपूर्ण शब्द है। विवाह इस प्रश्न में यह बता रहा है कि विवाह एक संस्कार होता है। कहाँ? भारत में। कहाँ? भारत में। सबसे पहले यही टास्क होना चाहिए हमारा कि हम प्रश्न को अच्छे से समझे, तोड़ तोड़ के। जब हम प्रश्न को अच्छे से तोड़ तोड़ के समझेंगे तो अच्छा एक आंसर भी लिख पाएंगे। तो यह क्या बोल रहा है, क्या आप समझते हैं कि भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? यानी कि जो भारत में प्राचीन समय में, यह प्रश्न बता रहा है इम्प्लिसिट तरीके से कि प्राचीन में भारत जो है वहाँ विवाह एक संस्कार माना जाता था, परंतु वर्तमान में क्या यह संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो अब इस प्रश्न को हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम परिचय में देखेंगे कि परिचय में हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही विवाह प्राचीन काल से ही विवाह, आप इसे पैराग्राफ में लिखिएगा, विवाह उन
16 उन 16 संस्कारों उन 16 संस्कारों में शामिल रहे जो कि भारत में जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो पीरियड होता है उसके मध्य में ये 16 संस्कार किए जाते हैं, जिनमें से विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता रहा था, जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होते हैं। यानी कि जो ये 16 संस्कार होते हैं या व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होते हैं, उन्हीं संस्कारों में से विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। ये सभी यानी ये जो इसको हम इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि ये सभी यानी 16 संस्कार व्यक्ति के व्यक्ति के चारों व्यक्ति के चारों पुरुषार्थों 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 यानी कि चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में क्या होता था, सहायक होता था। ये जो 16 संस्कार हैं यह व्यक्ति के धर्म अर्थ काम और मोक्ष में सहायक होते थे। तो इस पैराग्राफ के साथ हम एक मजबूत जो है वह इंट्रो के साथ इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो हमने एक मजबूत जो है वह अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन देखा इस क्वेश्चन का। अब आगे हम चलते हैं, अब हम यह विश्लेषण करेंगे कि क्या सच में जो विवाह है वह वर्तमान में संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। तो हम ये हेडिंग डाल सकते हैं कि वर्तमान में विवाह के प्रति रुझान या युवाओं का रुझान, इस प्रकार की कोई एक अच्छी सी हेडिंग हम डाल देंगे और फिर कुछ बुलेट पॉइंट में लिखते चलेंगे। सबसे पहले बड़े बड़े शहरों में युवाओं बड़े शहरों में युवाओं में विवाह बड़े शहरों में युवाओं में विवाह को लेकर देरी का जो रुझान है या रवैया देखा जा रहा है। यानी बड़े शहरों में युवाओं में विवाह को लेकर देरी का रवैया, जबकि जो विवाह प्राचीन काल में होते थे यह एक संस्कार होते थे जो एक निश्चित समय में किए जाते थे। इसके अतिरिक्त विवाह ना करने की जो टेंडेंसी है वह लगातार भारत में देखी जा रही, बढ़ती जा रही। जो आज कल के युवा हैं उनमें विवाह ना करने की प्रवृत्ति या देरी से करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो कि भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ और बुलेट पॉइंट हम देख लेते हैं कि विवाह संस्कार ना होकर वर्तमान में एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले चुका है। वर्तमान में एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले चुका है, यानी कि जो विवाह है यह एक संस्कार का रूप न लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले चुका है। जो वर्तमान में है यह पति और पत्नी के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले चुका है, जो कि संस्कारों से परे और जो प्राचीन भारत में विवाह की पहचान थी वह बदलती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार कुछ बुलेट पॉइंट हमने देखे। इसके अतिरिक्त एक आध और देख लेते हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप यह एक प्रकार का यह है कि बिना विवाह के ही लोग
जो कपल्स होते हैं वह पति पत्नी के रूप में रहते हैं एक ही जगह पर। तो इस प्रकार की टेंडेंसी भी वर्तमान में देखी जा रही है, जो कि विवाह संस्कार के बदलते मूल्य को जो है वह प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से कुछ बिंदुओं को हमने देखा। अब हम एक संतुलित निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष कि उपरोक्त बिंदुओं को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में विवाह अपना मूल्य संस्कार के रूप में खोता जा रहा है, परंतु अभी भी भारत में पर्याप्त मात्रा में विवाह एक संस्थागत रूप में विद्यमान है, और यह जो विवाह है यह सतत रूप से चल रहा है, परंतु इसका जो स्वरूप है यह हमें इसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन आ चुका है। तो इस प्रकार का एक संतुलित निष्कर्ष लिखते हुए इस प्रश्न को हम समझ सकते हैं। यह प्रश्न इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट से लिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने अच्छे से देखा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार के एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में कई एनसीआरबी की रिपोर्टें इस संबंध में प्रकाशित होती रही हैं, और कई जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्टें रहती हैं उसमें भी लगातार यह देखा गया कि किस प्रकार से जो हाउसवाइफ्स हैं उनमें आत्महत्या की जो टेंडेंसी है वह लगातार किस प्रकार से बढ़ रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कुछ रिपोर्टों के फैक्ट या डाटा के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम परिचय के रूप में कुछ रिपोर्ट के डाटा के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 15 से 34 वर्ष की युवतियों जो युवतियां होती हैं 15 से 34 वर्ष आयु वर्ग की, वे सुसाइड में लगभग कितना 63.4% योगदान करती हैं। इस डाटा के साथ हम शुरू कर सकते हैं कि 15 से 34 वर्ष की युवतियां जो भारत में कुल होने वाले सुसाइड्स हैं उनमें 34% का योगदान करती हैं, जिसकी अत्यधिक गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। इसके अतिरिक्त लिख सकते हैं हम कि जैसे एनसीआरबी ने जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, इसकी जो एक रिपोर्ट यह जारी करती है उसका भी जिक्र हम कर सकते हैं। वह रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया। यह एक रिपोर्ट है जो एनसीआरबी द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार जो भारत कुल विश्व में होने वाले सुसाइड का लगभग 4.5% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यानी कि देख सकते हैं कि किस मात्रा में भारत में सुसाइड की टेंडेंसी देखी जा रही है। तो इस प्रकार जो है वह कुछ रिपोर्ट्स और डाटा के माध्यम से इस प्रश्न की शुरुआत हम एक मजबूत शुरुआत कह सकते हैं कि कर सकते हैं। अब जो है वह हम अपने मूल प्रश्न की ओर आते हैं कि युवतियों में सुसाइड के कारण क्या है। युवतियों में सुसाइड के कारण, शेडिंग को बनाकर अब हम कुछ बुलेट पॉइंट में लिखते हैं। एनसीआरबी का ही एक डाटा है। एनसीआरबी के अनुसार 9% जो सुसाइड होते हैं वह परीक्षा में विफलता, अपने समाज
का दर, जो डर होता है उसका प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, इस के डर से जो 9% सुसाइड होते हैं कुल सुसाइड का, उनमें जो 9% शिक्षा होता है वो परीक्षा में विफलता कारण होता है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव, शैक्षणिक दबाव रहता है। और जो अगला बिंदु हम लिख सकते हैं मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसमें जैसे अवसाद, डिप्रेशन हो गया। इसके अतिरिक्त बाइपोलर जो डिजीज होती हैं, बाइपोलर, जो बाइपोलर डिजीज होती है, विकार होता है, उस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं जो कि नवयुवतियों में। तो ये सभी जो हैं वह सुसाइड के कारण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण जो कारण हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्यों जो इंडिया में नवयुवतियों में और सुसाइड की जो दर है वह लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि साइबर, जो वर्तमान में बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है, साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग, जिसमें जो है वह ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल किया जा सकता है। न्यूड्स जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको शामिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से फोटो वायरल करने के डर से, वीडियो वायरल करने के डर से सुसाइड जो नवयुवतियों में है वह बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आय के, आय के कम साधन, आय के कम साधन, या इसके अतिरिक्त इसी में हम लिख सकते हैं कि पुरुषों पर, पुरुषों पर निर्भरता। इसी के अंदर हम एक डाटा भी दे सकते हैं कि जो जो कुल स्त्रियों में जो कुल सुसाइड की दर है, जो नवयुवतियों में जो सुसाइड हो रहा है, उसमें से 51%, बहुत बड़ी मात्रा है, 51% हाउसवाइफ, हाउसवाइफ सुसाइड कर रही हैं। किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वह एक घर में रहते रहते किस प्रकार से वह अवसाद का शिकार हो जाती हैं और सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो 51% जो आंकड़ा है, यह चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जो 51% हाउसवाइफ हैं, जो कुल सुसाइड की दर है उसमें से 51% के लिए जिम्मेदार हाउसवाइफ हैं। इसके अतिरिक्त जो कुल सुसाइड के केस होते हैं उनमें से 11%, उनमें से 11%, उनमें से 11% छात्राएं होती हैं, उनमें से 11% छात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वह पुरुषों पर निर्भर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, और एक निश्चित समय के बाद जब उनका जो उनके सहन की जो क्षमता है वह खत्म होने के बाद वह सुसाइड जैसे खतरनाक रास्ते को अपनाती हैं। इसके अतिरिक्त आपसी, आपसी संबंध, आपसी संबंध को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है। आपसी संबंध को लेकर समस्याएं में भी इसका जो सुसाइड का खतरा होता है वह बढ़ जाता है और एक खतरनाक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है लोगों को। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, कई कारणों को देखा, कुछ डाटा को देखा, फैक्ट्स को देखा, रिपोर्ट को देखा, और इन सब को हम अपने आंसर में मेंशन करेंगे ताकि हमारा जो आंसर हो वह काफ़ी मजबूत दिखे। अब यह एक समस्या है, तो हम एक सिविल सेवक बनने का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि इस समस्या के निदान के लिए हम कुछ उपाय भी दें। तो कुछ उपाय में हम देख सकते हैं कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
प्रदान की जाए। ये जो होता है वह स्कूलों स्कूलों कॉलेजों आदि के स्तर पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कठोर कठोर साइबर कठोर साइबर बुलिंग जो नीतियां हैं यह बनाई जाए ताकि फोटो वीडियो आदि को अत्यधिक शीघ्रता से इंटरनेट प्लेटफार्मों से डिलीट कराया जा सके। इसके अतिरिक्त इस सब में परिवार का परिवार का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्कशॉप इत्यादि के माध्यम से परिवारों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि जो प्रेशर होता है वह एक लिमिट के बाद वह सुसाइड की ओर व्यक्ति को ले जाता है, ताकि और यदि परिवार किसी व्यक्ति के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से वह इस जो डिप्रेशन है उससे उबर सकेगा। इस सब को लिखने के बाद एक छोटा सा निष्कर्ष भी हम ड्रा कर देंगे ताकि हमारा उत्तर जो है वह संतुलित लगे। निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महिलाओं में आत्मघाती जो विचार है वह पुरुषों की तुलना में आत्मघाती विचार जो है वह पुरुषों की तुलना में लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा होता है। महिलाओं में जो है वह पुरुषों की तुलना में आत्मघाती विचार होता है वह 1.5 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या की टेंडेंसी ज़्यादा देखी जा रही है और शीघ्र ही इसके रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 9वां प्रश्न था यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था हमारे लिए, जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत मजबूत कुछ डाटा फैक्ट्स रिपोर्ट आदि को मेंशन करते हुए देखा। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। यह है बच्चों को दुलराने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों को दुलराने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिकरण ये एक में होगा। बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो बच्चे के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की जो है वह चर्चा कीजिए। तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं कि परिचय के साथ एक पैराग्राफ में आप लिखिए कि बच्चों का जो शुरुआती विकास होता है 0 से 6 वर्ष इसमें माता पिता की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी आयु में बच्चा माता पिता से केयरिंग एंड शेयरिंग, इसी आयु में बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से केयरिंग एंड शेयरिंग का जो मूल्य होता है वह सीखता है कि किस प्रकार से दूसरों में अपनी जो वस्तुएं हैं जरूरतमंदों को दी जानी चाहिए और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आधारभूत मूल्य होते हैं वह बच्चे इसी आयु वर्ग में अपने माता पिता से सीखते हैं। जबकि 6 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उनके जो मूल्य के विकास होते हैं उनमें जो स्कूलों का समाज का अत्यधिक योगदान होता है। तो इस प्रकार एक मजबूत इंट्रोडक्शन के साथ हम इस प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। और यह इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इस जो कि हमारा लगभग 30 से 35 वर्ड में होगा, इसको लिखने के बाद हम अपने मेन बॉडी की ओर आंसर के चलेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे कि शुरू कर सकते हैं, परंतु बच्चों में बढ़ती मोबाइल फोन की जो लत है उनके सामाजिककरण को प्रभावित कर रही है। यह जो मोबाइल फोन है वह बच्चों में उनके सामाजिककरण को प्रभावित करने यानी कि समाज से घुलने मिलने की जो उनमें मूल्यों में विकास होगा उसको प्रभावित कर रही है और जिसके कुछ निम्न परिणाम देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखिए और कुछ निम्न परिणाम देखे जा सकते हैं जिन्हें हम बुलेट पॉइंट में समझ लेते हैं। और परिणाम क्या हो सकते हैं कि आधारभूत
आधारभूत मूल्यों का विकास बाधित। आधारभूत मूल्यों का विकास बाधित, जैसे कि शेयरिंग एंड केयरिंग। जैसे जो आधारभूत मूल्य होंगे उनका विकास जो होता है वह बाधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों में, जो इस मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल फोन के कारण किस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया बाधित हो रही है। तो उसमें देखते हैं कि बच्चों में अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी कि जब वो अपने समाज से घुल मिल नहीं पाएंगे तो उनमें इंट्रोवर्ट होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसके कारण वह अपनी बातों को, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से आगे चलकर समाज के सामने, संस्थाओं के सामने रखने में अक्षम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक जो मोबाइल फोन की लत है कम उम्र में, उससे मानसिक विकार तथा अलगाव का खतरा बना रहता है। और अगला हमारा हो सकता है कि जैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया से जो बच्चे होते हैं वह गुड टच तथा बैड टच पहचानने की उनकी जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से कुछ हानियां हैं, जो प्रभाव हैं जो बच्चों पर पड़ रहे हैं मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से। तो इस प्रकार कुछ बिंदुओं के माध्यम से अत्यधिक विश्लेषणात्मक तरीके से हमने देखा। अब इसके बाद एक निष्कर्ष छोटा सा डाल देंगे ताकि हमारा जो प्रश्न हो वह संतुलित हो। तो इसमें निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि निश्चित ही जो मूल्य बच्चों को सही समय पर अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने स्कूलों से मिलने चाहिए, वह नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उस समय का जो उपयोग है वह मोबाइल फोन में किया जा रहा है। तो इस प्रकार एक निष्कर्ष लिखकर हम इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो सारे क्वेश्चन अभी हमने देखे वे अच्छे से समझ में आए होंगे आपको, और एक मॉडल आंसर तैयार करने में आपको आसानी होगी, और यह भी समझने कि प्रश्नों को किस प्रकार से तोड़ कर समझा जा सकता है। तो इस प्रकार 5 प्रश्नों को इसमें हमने देखा। अब बचे हुए जो अगले 10 प्रश्न है उसे हम अगले पार्ट में पूरे 10 प्रश्नों को देख लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।